गाइज आज हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी से जुड़े टिप्स, केयर, प्रॉब्लम और सोल्यूशन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है तो इस बात से घबराइए नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी होना कोई बीमारी नहीं है। ये एक लाइफ का एक स्टेज है जो हर फीमेल की लाइफ में कभी ना कभी होता ही है। तो क्यों ना इसे इंजॉयफुल होके जिया जाए ताकि आप फ्यूचर में अपनी इस मेमोरी को किसी के साथ शेयर कर पाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो टिप नंबर 1, फॉलिक एसिड। गाइज आपका पीरियड्स ओवर हुआ, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, पॉजिटिव आया, अब आप कंफर्म हो गए हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं, डे 1 से ही बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट और स्पाइनल कॉर्ड का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इस डेवलपमेंट में सबसे मेन रोल फॉलिक एसिड का रहता है। फॉलिक एसिड की डोज 400 माइक्रोग्राम पर डे मदर को लेनी होती है। इवन अगर आप प्रेगनेंसी प्लान भी कर रहे हैं तो भी आप फॉलिक एसिड शुरू कर सकते हैं। ये आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले फॉलिक एसिड शुरू करनी है। टिप नंबर 2, ब्लीडिंग। गाइस अब आपको प्रेगनेंसी तो हो गई है, अब आपको पूरी 9 मंथ की जर्नी में इस बात का ध्यान रखना है कि पूरी 9 मंथ की जर्नी में आपको स्पॉटिंग, ब्लीडिंग जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। कई बार ये होता है कि मदर कुछ ऐसा काम कर लेती है, हैवी वर्क, ट्रैवलिंग या कुछ ऐसा काम जिसमें उनको झटका लगा हो, उस वजह से उनको स्पॉटिंग, ब्लीडिंग जैसी चीजें दिखने लगती हैं। तो इस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। ये एक तरह की इमरजेंसी साइन होता है। टिप नंबर 3, नोजिया, वॉमिटिंग एंड मॉर्निंग सिकनेस। बहुत सारी मदर्स को नोजिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस जैसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो गाइस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नॉर्मली जो 3 मील होती है, आपको 3 मील ना लेकर के अपनी पूरी मील को 5 से 6 मील में डिवाइड करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक ही बार बहुत ज्यादा हैवी नहीं खाना है, आपको बहुत ज्यादा हैवी खाने से बचना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि एवरी मील के बाद आपको थोड़ा सा वॉक जरूर करना है, अगर डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट नहीं बताया है तो। कहीं जब आप एवरी मील के बाद वॉक करेंगे तो आपको डाइजेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका खाना इजीली डाइजेस्ट हो पाएगा। इसके अलावा अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस रहती है तो आप एक होम रेमेडी अपना सकती हैं। अपनी बेड साइड आप रात को एक बिस्किट रख के सोइए, कोशिश कीजिए वो बिस्किट मीठा हो तो ज्यादा अच्छा होगा। मॉर्निंग में उठते ही आप वो बिस्किट लीजिए, 1 ग्लास पानी पीजिए, आपको इंस्टेंट एनर्जी फील होगी। आप ये होम रेमेडी जरूर अपनाइएगा गाइस, ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी आपके लिए। टिप नंबर 4, यूएसजी फॉर कार्डियक एक्टिविटी। तो गाइस जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, आपने फॉलिक एसिड शुरू कर दिया है, अब आपको 1.5 से 2 महीने में यानी कि 6 to 8 वीक्स में बेबी का एक अल्ट्रासाउंड करवाना है। इस अल्ट्रासाउंड में आपको ये पता चलेगा कि बेबी की कार्डियक एक्टिविटी आ चुकी है या नहीं। नॉर्मली गाइज इस टाइम पे मदर्स में बेबी की कार्डियक एक्टिविटी आ जाती है। कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि बेबी की कार्डियक एक्टिविटी नहीं आती है, तो इस कंडीशन में डॉक्टर्स आपकी कुछ स्पेशल मेडिसिन, इंजेक्शन चलाते हैं जिससे बेबी की मूवमेंट, कार्डियक एक्टिविटी आ जाती है। तो इसलिए आपको ये अल्ट्रासाउंड बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। टिप नंबर 5, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। तो गाइस अब आपका अल्ट्रासाउंड हो गया है, बच्चे की दिल की धड़कन आ चुकी है। अब डॉक्टर साहब को कुछ ब्लड टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। ये ब्लड टेस्ट आपको जरूर करवाना है। इस ब्लड टेस्ट में ही आपको पता चलेगा कि आपका हीमोग्लोबिन कैसा चल रहा है, आपको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जो माँ से बच्चे में ट्रांसफर होने का डर हो। अगर कुछ कंडीशन में ऐसा होता है तो डॉक्टर्स आपको पहले ही प्रिकॉशन के लिए कुछ स्पेशल मेडिसिन चलाते हैं, तो इसलिए आपको ये टेस्ट जरूर करवाना है। इसके अलावा कई बार कुछ मदर्स में हीमोग्लोबिन कम हो जाने के कारण डिलीवरी के समय उन्हें खून चढ़ाना पड़ता है। तो इस चीज के लिए भी डॉक्टर, अगर बाई चांस किसी का हीमोग्लोबिन कम आता है तो डॉक्टर्स कुछ स्पेशल मेडिसिन चलाते हैं जिससे आपका हीमोग्लोबिन रिकवर हो जाता है डिलीवरी के टाइम के लिए। अब गाइस बात कर लेते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में टिप नंबर 1, एडिमा। गाइस एडिमा का मतलब होता है पैरों में स्वेलिंग आना। बहुत सारी मदर्स को इस टाइम पे पैरों में, हाथ पैरों में स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है। स्वेलिंग आने का एक मेन कारण मदर्स का बहुत देर तक एक ही पोजीशन में रहने की वजह से होता है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि बहुत लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन पे नहीं रहना है, आपको थोड़ी थोड़ी देर पर अपनी पोजीशन को चेंज करते रहना है। अगर इसके बाद भी आपकी स्वेलिंग रहती है
तो आप रात को सोते समय अपने पैरों के नीचे 2 पिलो लगाकर सो सकती हैं। जब आपका पैर थोड़ा सा अप रहेगा, आप सुबह तक देखेंगे कि आपकी पूरी स्वेलिंग उतर चुकी है। इसके अलावा अगर ऐसा रहता है कि पैर के नीचे पिलो लगाने से वो रात को इधर उधर स्लिप हो जाता है, तो आप अपने मैट्रेस के नीचे या गद्दे के नीचे पिलो लगा के सो सकती हैं। आप सुबह तक देखेंगे कि आपकी पूरी स्वेलिंग उतर चुकी है। टिप नंबर 2, स्लीपिंग पोजीशन। गाइज, अब आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में अपने स्लीपिंग पोजीशन पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको कोशिश करनी है कि आप जितना ज्यादा हो सके लेफ्ट साइड करवट लेके ही सो। लेफ्ट साइड सोने से बच्चे को ऑक्सीजन फ्लो, ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से मिलता है। इसके अलावा जो पोजीशन हमें डिलीवरी के लिए बेबी के लिए चाहिए होती है, वो लेफ्ट साइड सोने से पॉसिबल हो पाती है। तो इसलिए आप जितना हो सके लेफ्ट साइड करवट लेके ही सोएं। ये आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी और बच्चे की पोजीशन मूवमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। टिप नंबर 3, तो गाइज अब सेकेंड ट्राइमेस्टर आते आते आपके टमी एरिया पे बहुत ज्यादा खिंचाव होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से आपको ईचिंग, स्ट्रेच मार्क आने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको हमेशा टमी एरिया पे मॉइस्चराइजर लगा के रखना है। आप अपना कोई भी फेवरेट बॉडी लोशन या कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। आप हमेशा उस एरिया को जितना मॉइस्चराइज रखेंगे उतना कम आपको ईचिंग फील होगी। अगर बहुत ज्यादा फिर भी आपको ईचिंग होती है तो आपको नेल से ईचिंग नहीं करनी है। आप हल्का सा रब कर सकती हैं, बट नेल नहीं लगाना है, क्योंकि नेल लगाने से आपको वो निशान परमानेंट बना रहेगा। मगर आप अगर मॉइस्चराइजर लगाएंगी तो आपको बिल्कुल भी इचिंग या स्ट्रेच मार्क नहीं आएंगे। तो हमेशा आपको टमी एरिया पे और ब्रेस्ट एरिया पे मॉइस्चराइजर लगा के रखना है। टिप नंबर 4, लेवल 2 स्क्रीनिंग। तो गाइज अब 18 to 20 वीक्स में डॉक्टर्स आपको लेवल 2 रंगीन अल्ट्रासाउंड या लेवल 2 स्क्रीनिंग कराने की सलाह देंगे। तो गाइज आपको ये अल्ट्रासाउंड बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मैं पर्सनली आपको कहूंगी कि ये अल्ट्रासाउंड आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता, या कई बार बेबी के दिल में छेद होता है, किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है, यूरिन पाउच में कोई प्रॉब्लम होती है, लंग्स में कोई दिक्कत होती है। तो गाइज ये सारे प्रॉब्लम्स हमें इस अल्ट्रासाउंड में ही पता चलती है। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो हम बाहर से देख के नहीं बता सकते, वो हमें इस अल्ट्रासाउंड के दौरान ही पता चलता है। तो इसलिए गाइज ये अल्ट्रासाउंड आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। हो सकता है किसी की पॉकेट ये अल्ट्रासाउंड कराने की परमिशन ना देती है, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड थोड़ा सा महंगा होता है। तो गाइज इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा सकते हैं, वहां आपको ये अल्ट्रासाउंड फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आपको अपने सेंटर प्रोवाइड करते हैं, वो अल्ट्रासाउंड आपको उनके सेंटर में जाके करवाना होता है। वहां वो अल्ट्रासाउंड बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कोई भी आपको पैसा देना नहीं होता है। क्योंकि गाइस मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है बहुत सारी मदर्स को जिन्होंने ये लेवल 2 अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया होता, लास्ट 9 मंथ के बाद डिलीवरी जब होती है तब पता चलता है कि बेबी का लंग्स नहीं बना, या वो मेंटली रिटार्डेड है, उसकी आईज नहीं बनी है। तो गाइस ये अल्ट्रासाउंड से आपको इन सब बातों का पता चलता है। तो ये अल्ट्रासाउंड आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। टिप नंबर 5, वाइट डिस्चार्ज। गाइज अगर आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है और इसके अलावा आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डिस्चार्ज है, तो आपको बेबी के साथ वो मेडिसिन नहीं लेनी है, क्योंकि जो वाइट डिस्चार्ज की मेडिसिन होती है वो बेबी के लिए थोड़ी सी हार्मफुल रहती है। हाँ, अगर आपको उस वाइट डिस्चार्ज से इन्फेक्शन, ईचिंग या और कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसके लिए मेडिसिन ले सकते हैं। अदरवाइज आपको वाइट डिस्चार्ज के लिए कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में बेबी के साथ वाइट डिस्चार्ज की मेडिसिन नहीं चलाई जाती है, वो बेबी के लिए हार्मफुल होती है। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है अगर जरूरत ना हो तो वाइट डिस्चार्ज के लिए मेडिसिन ना लें। थोड़ा बहुत डिस्चार्ज डिलीवरी प्रेगनेंसी में होना नॉर्मल होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते गाइज अब आपको जो बातों का ध्यान रखना है उसमें सबसे पहली बात है बेबी मूवमेंट, यानी कि फिटल मूवमेंट। अब गाइज आपको मूवमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बेबी की मूवमेंट एक ऐसी चीज है जो फैमिली में आपको और कोई मेंबर नहीं बता सकता, वो आपको खुद ही फील करनी होती है। पूरे दिन भर में आपको 8 से 10 मूवमेंट फील होनी चाहिए।
अब आप ये कहेंगे कि हमें तो 8 से 10 मूवमेंट बताई गई है, बट मेरा बेबी तो 15 से 16 बार मूवमेंट करता है। तो गाइस ये भी बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। बेबी का बहुत ज्यादा मूवमेंट करना और बहुत कम मूवमेंट करना दोनों ही बेबी के लिए रिस्की होता है। अगर कुछ कंडीशन में ऐसा होता है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से बात करनी है या अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल सेंटर में जाना है। वहां जैसे बड़ों का ईसीजी किया जाता है, इसी तरीके से बच्चे का भी ईसीजी किया जाता है, जिसे सीटीजी कहा जाता है। सीटीजी करने के बाद जो भी सूटेबल स्टेप होगा वो लिया जाएगा। इसलिए आपको तुरंत इमरजेंसी में डॉक्टर्स के पास जाना है। टिप नंबर 2, कॉन्ट्रैक्शन। अब गाइस आपको ये कैसे पता चले कि कौन से लेबर पेन है? तो गाइस जो आपको लेबर पेन होगा वो आपको किसी भी होम रेमेडी, किसी भी मेडिसिन से वो ठीक नहीं होगा। इसके अलावा वो पेन आपको रुक रुक के होगा। तो आप समझ लीजिए कि ये आपका लेबर पेन है। लेबर पेन की ड्यूरेशन 5 मिनट से लेके 1 घंटे तक रह सकते हैं। यानी कि आपको एक दर्द आया, उसके बाद 1 घंटे के बाद वो दर्द आ सकता है। तो आप समझ लीजिए कि ये आपका लेबर पेन है। इसके अलावा बहुत सारी मदर्स को पेन फील नहीं होता है, तब कैसे पता चले? तो गाइज तब आपका एब्डोमेन एकदम कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा, उसके बाद फिर थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो कंडीशन होगी उसकी भी ड्यूरेशन आपकी 1 घंटे तक रह सकती है। तो इस कंडीशन में भी आपको समझ लेना है कि ये आपके लेबर पेन है और आपको आपके डॉक्टर से बात करनी है। 3rd ट्राइमेस्टर में जो आपको चीज याद रखनी है वो है अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी। कहीं 8.5 महीने के आसपास आपको एक अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी जाती है। वो अल्ट्रासाउंड भी आपको करवाना चाहिए, क्योंकि इस अल्ट्रासाउंड में बेबी की पोजीशन का पता चलता है कि बेबी किस पोजीशन में है। नॉर्मल ट्राई कर सकते हैं या नहीं, बेबी का वेट कैसा चल रहा है, बेबी हमें डिलीवरी के समय किस कंडीशन में मिलेगा, बच्चे की गले में कोई नाल तो नहीं है, इन सब चीजों का हमें पता चलता है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस में लास्ट टाइम पे बेबी के एमनियोटिक फ्लूइड का रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसे डॉक्टर एक इमरजेंसी के रूप में लेते हैं। क्योंकि बेबी का एमनियोटिक फ्लूइड का रिड्यूस होना इस साइन से लिया जाता है कि बेबी अंदर किसी प्रॉब्लम में है, जिस वजह से उसका एमनियोटिक फ्लूइड रिड्यूस हो रहा है। तो गाइस आपको ये अल्ट्रासाउंड भी जरूर करवाना है। गाइस जो मेरी तरफ से लास्ट टिप रहेगा आपके लिए वो है लीकिंग। गाइस अगर आपको लीकिंग हो जाती है, लीकिंग का मतलब है बेबी के एमनियोटिक फ्लूइड की थैली का फट जाना। तो गाइस ये भी एक इमरजेंसी होती है। इस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। अब आपको ये कैसे पता चले कि ये बेबी का एमनियोटिक फ्लूइड है? आपको ऐसा लगेगा कि आपका यूरिन पास हो गया है, आपका पैड, पैंटी, अंडरवियर सब खराब हो जाएगा, आपको किसी भी चीज से काम नहीं चलेगा। तो इस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। इसके अलावा आपको ब्राउनिश डिस्चार्ज हो, ब्लीडिंग हो, इस कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। आज के लिए बाय बाय।